नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे संक्रमण तत्व यानी जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके सामान्य गुणधर्म। ठीक है दोस्तों, देखो डी ब्लॉक के तत्वों की हम बात करें तो डी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS1 से 2 N-1 D1 से 10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N-1 D1 से 10 NS1 से 2। ठीक है, ये डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब संक्रमण तत्वों यानी डी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो इनका जो बाह्यतम कोष है, ये बाह्यतम कोष है बाह्य कोष, और बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी संक्रमण तत्वों में लगभग समान होती है। कुछ एक अपवाद हैं, जैसे हमने 3D श्रेणी में पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्रोमियम और कॉपर है, उनमें 4s में यानी ns में 1 मतलब 4s में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और सभी 3D श्रेणी के तत्वों में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाह्यतम कोष का विन्यास समान होने के कारण संक्रमण तत्वों में बाह्यतम कोष का विन्यास समान होने के कारण इनके जो सामान्य गुण होते हैं, सामान्य जो संक्रमण तत्वों के जो सामान्य गुण होते हैं वो लगभग समान होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, ये तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। दूसरा हम लिख सकते हैं कि बाह्य कोष का विन्यास समान होने के कारण इनके गुण भी समान ही होते हैं। ठीक है भाई, नया आने वाला इलेक्ट्रॉन तो N-1वीं कक्षा में आता है, बाह्य कक्षा का तो विन्यास समान ही रहता है। अब बाह्य कक्षा का विन्यास समान है तो उनके भौतिक गुण भी लगभग समान ही होते हैं, क्योंकि नया आने वाला इलेक्ट्रॉन तो अंदर की कक्षा में आता है। जैसे ये नाभिक है ना, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। तो चौथी कक्षा को तो हमने nवीं कक्षा मान ली है ना। अब डी कोष कौन सी कक्षा का है? N-1 यानी ये जैसे चौथी कक्षा थी 4s है ना, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन 3D में आएगा। तो बाह्यतम कक्षा का विन्यास समान होने के कारण इनके जो सामान्य गुण होते हैं वो भी समान ही होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण होते हैं वो समान होते हैं। क्यों? आपका सिंपल सा आंसर रहेगा कि बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण इनके जो गुण होते हैं वो भी समान होते हैं। अब संक्रमण तत्वों की ये तो 2 लाइन क्लियर है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण इनके गुण भी समान होते हैं। अब इनके कौन कौन से गुणों को हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम सामान्य गुणों के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं इनकी धात्विक प्रकृति। पहला गुण क्या लिया हमने? धात्विक प्रकृति। डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर जो सामान्य गुण है उनमें हमने लिया धात्विक प्रकृति। तो देखो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः ये 1 या 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर एक संयोजी या द्विसंयोजी धनायन बनाते हैं। मतलब बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये उसको त्याग देते हैं, या 2, मैक्सिमम में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये शीघ्रता से अपने बाह्यतम कोष के 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं, इसलिए इनमें धात्विक गुण पाया जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? धात्विक, यानी डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो सभी धातु है। याद रह जाएगी लाइन कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो सारे
धातु होते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो सारे धातु होते हैं। अगर धातुओं के अंदर देखें हम तो धातु हमेशा ठोस अवस्था में रहती है। धातु हमेशा कौन सी अवस्था में रहती है? ठोस अवस्था में। तो देखो सभी तत्व कैसे हैं डी ब्लॉक के? ठोस, कठोर, कठोर होते हैं, ठोस होते हैं। इसका अपवाद हमें याद रखना है। इसका अपवाद है मरकरी। मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है ना। धात्विक प्रकृति की बात कर रहे हैं ना, तो धात्विक बंध, धात्विक प्रकृति यानी ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, धात्विक प्रकृति रखते हैं। क्यों रखते हैं? बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सभी तत्व ठोस, कठोर, ठोस होते हैं। इसका अपवाद हमें याद रखना है मरकरी। मरकरी है वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तीसरा अगर हम याद रखें तो ये एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एस ब्लॉक के तत्वों से, एस ब्लॉक के तत्वों से कठोर होते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों से कठोर होते हैं। इसका रीजन भी हमें याद रखना है। एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, जैसे आवर्त सारणी के फर्स्ट वर्ग के, सेकंड वर्ग के जो तत्व होते हैं उनसे एस ब्लॉक के तत्व कठोर होते हैं। इसका कारण क्या है? इनमें एक तो धात्विक बंध पाया जाता है, धात्विक बंध, और दूसरा होता है इनमें सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। देखो डी एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें तो केवल धात्विक बंध पाया जाता है। आवर्त सारणी के अंदर जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें केवल और केवल कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध पाया जाता है ना। लेकिन जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, उनमें सहसंयोजी और धात्विक दोनों बंध पाए जाते हैं। दोनों बंध पाए जाने के कारण जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो कठोर होते हैं एस ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा। ठीक है, फिर देखते हैं धात्विक बंध। धात्विक बंध में तो जो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था ना, n-1 d 1 से 10 ns1 से 2, तो ये जो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तो धात्विक बंध बनाती हैं, है ना। जबकि डी में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं डी उपकोष के, वो इनके अंदर सहसंयोजी बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर धात्विक बंध भी पाया जाता है और सहसंयोजक बंध भी पाया जाता है। धात्विक बंध के लिए तो उत्तरदायी होते हैं जो ns के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कक्षा के अंदर जो s उपकोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सहसंयोजी बंध के लिए उत्तरदायी होते हैं जो डी ब्लॉक, डी उपकोष के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सहसंयोजी बंध के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो संक्रमण तत्वों के अंदर 2 प्रकार की बॉन्डिंग होगी, एक तो धात्विक बंध भी पाया जाएगा और एक सहसंयोजी बंध भी पाया जाएगा, इसलिए ये अधिक कठोर होते हैं, है ना। एस ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा ये अधिक कठोर होते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, ये पॉइंट टू पॉइंट याद करना है, तो देखो मैंने यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्वों की 3 श्रेणियां भी लिखी है। इनको मैं अभी वीडियो के अंदर बीच के अंदर इनके नाम वगैरह, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब बताऊंगा। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एक तो कॉपर लिया हमने लास्ट का, है ना। इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्सनियम, रूथियम, रोडियम, प्लेडियम, अर्जेंटियम। एक तो सिल्वर ले लिया और एक गोल्ड। ये 3 जो तत्व होते हैं, है ना, ये जो 3 तत्व होते हैं, सेकंड श्रेणी, फर्स्ट संक्रमण श्रेणी जिसे 3D श्रेणी कहते हैं, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये सर्वाधिक तन्य और आघातवर्धनीय धातु होती है ना। सर्वाधिक तन्य कौन कौन सी? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इनमें भी सबसे ज्यादा गोल्ड, सर्वाधिक तन्य धातु यानी खींचकर सबसे अधिक बड़ा तार किसका बनाया जा सकता है? गोल्ड का। और सोने के लिए तो दुनिया यह भी कहती है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतना बारीक इसको कर सकते हैं, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। गोल्ड के लिए दुनिया ये कहती है ना। तो कॉपर, सिल्वर और जो गोल्ड होता है
ये सर्वाधिक आघात वर्धनीय और तन्य धातु होती है ना। इनकी चालकता की बात करें हम तो चालकता देखें, है ना, इनकी चालकता की बात करें, चालकता मतलब कौन सी धातु के अंदर विद्युत चालकता अधिक होती है। तो याद रखो धातु है तो विद्युत की चालक होगी, क्योंकि धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इनमें विद्युत का प्रवाह होता है। तो सर्वाधिक विद्युत की चालक होती है सिल्वर, फिर उससे कम होती है कॉपर। सर्वाधिक विद्युत की चालक धातु कौन सी है? सिल्वर। उससे कम कौन सी होती है? कॉपर। उससे कम होती है गोल्ड और उससे कम होती है एल्यूमिनियम। ये चार आपको याद रखनी है और कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है ना। तो फिर एक बार रिवाइज करते हैं। धात्विक प्रवृत्ति, तो डी ब्लॉक के तत्व धात्विक गुण दर्शाते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें वो शीघ्रता से त्याग देते हैं। सभी तत्व ठोस और कठोर होते हैं, अपवाद है मरकरी। अब ठोस और कठोर एस ब्लॉक के तत्वों से भी कठोर होते हैं ये। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर तो केवल एक धात्विक बंध पाया जाता है जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है ना। जबकि डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर सहसंयोजी बंध भी पाया जाता है क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। फिर बात करें तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो तन्य होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, यानी इनको अगर हम चोट मारते हैं तो ये फैल जाते हैं। ये तन्य यानी इनको खींचकर तार बनाया जा सकता है। तो सर्वाधिक तन्य धातु तो गोल्ड है, सोना, गोल्ड, सोना। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? गोल्ड, है ना। वैसे कॉपर, सिल्वर और इससे ज्यादा होता है गोल्ड। डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत की चालकता भी प्रदर्शित करते हैं और विद्युत की चालकता के अंदर सर्वाधिक चालक धातु कौन सी होती है? सिल्वर, चांदी। सिल्वर सर्वाधिक विद्युत की चालक होती है, सिल्वर। उससे कम कॉपर, कॉपर से कम गोल्ड, गोल्ड से कम एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बात करें तो ये डी ब्लॉक का तत्व नहीं है, डी ब्लॉक तत्व नहीं है। तो आपको डी ब्लॉक के अंदर तो ये तीनों याद रखने हैं। जो हमने यहाँ पे लिखे हैं इनकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, यानी सिल्वर पहले आ जाएगा। तन्यता और आघात वर्धनीयता में तो कॉपर सबसे ज्यादा, ठीक है। तन्यता और आघात वर्धनीय में तो सबसे ज्यादा गोल्ड रहेगा, सोना, है ना। जबकि चालकता के अंदर सर्वाधिक चालकता किसकी होगी? चांदी की, सिल्वर की सर्वाधिक चालकता होती है। तो ये इनके अभी धात्विक गुणों की बात हो गई, है ना। देखो दोस्तों, वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, इसके क्वेश्चन रिपीट करोगे, है ना। जो मैं लिख रहा हूं उसको आप डिट्टो ऐसा कैसा याद करो, ऐसा कैसा समझो, है ना। अब सेकंड गुण हम लेते हैं इनका परमाणु आकार, ठीक है। परमाणु आकार सेकंड नंबर के गुण में हम देखते हैं परमाणु आकार, ठीक है। अब देखो आवर्त सारणी को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले एस ब्लॉक के तत्व आते हैं, है ना। फिर बीच में आते हैं डी ब्लॉक के तत्व और फिर आते हैं पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो आवर्त सारणी के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले एस ब्लॉक के तत्व आते हैं, इसलिए एस ब्लॉक के तत्वों का आकार सबसे बड़ा होता है। परमाणु आकार की बात कर रहे हैं ना। फिर डी ब्लॉक के तत्व और लास्ट में रह जाते हैं पी ब्लॉक के तत्व, है ना। तो एक आवर्त में, पहली बात तो ये याद रखना है, एक आवर्त में सबसे बड़ा आकार एस ब्लॉक के तत्वों का, फिर उससे छोटा डी और फिर उससे छोटा होता है पी ब्लॉक के तत्वों का। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें डी ब्लॉक के तत्वों की, तो डी ब्लॉक के तत्वों के परमाणु आकार को, तत्वों के परमाणु आकार को दो कारक प्रभावित करते हैं, दो कारक प्रभावित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के परमाणु आकार को दो कारक प्रभावित करते हैं। एक तो होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश
जिसे जेड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कारक होता है शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, जिसे सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, एस ई द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यानी जो डी ब्लॉक के तत्व है उनके परमाणु आकार को दो कारक प्रभावित करेंगे, एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, पहले तो इसको देखते हैं। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है ना, जैसे 3D श्रेणी में देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 3D श्रेणी की बात करें, ज्यादातर 3D श्रेणी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, ये इनके एटॉमिक नंबर है। अब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात कर रहे हैं, जेड इफेक्ट की, तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। परमाणु क्रमांक कहते किसे हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। जैसे ये परमाणु होता है और इसके नाभिक में जो धनावेशित कण होंगे, धनावेशित कण होंगे, उन्हें हम कहेंगे परमाणु क्रमांक, है ना। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब है नाभिक में धनावेश की वृद्धि होना। परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब होता है नाभिक में धनावेश की वृद्धि होना। अब जैसे जैसे नाभिक में धनावेश बढ़ता जाएगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण होगा ना, उसी आकर्षण को हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश या प्रभावी नाभिकीय आकर्षण। परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नाभिक के द्वारा लगने वाला जो आकर्षण है ना, परमाणु के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक के द्वारा जो आकर्षण लगता है, उसी आकर्षण को हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्लियर है। अब देखो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपने पास में खींचेगा, अपने पास में खींचेगा तो परमाणु के आकार में कमी आएगी। अब ध्यान देना, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या है, प्रभावी नाभिकीय परिरक्षण प्रभाव क्या है। देखो ये नाभिक होता है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, इस प्रकार से परमाणु के अंदर कक्षाएं होती है। तो 3D श्रेणी यानी डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर हमने पढ़ा है n-1 D1 से 10 ns1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी पहले बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। इसके बाद में तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। यानी बाह्य कक्षा में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, बाद में इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा में आएगा। इस अंदर वाली कक्षा को कहते हैं उपांत्य कक्षा, उपांत्य कोश, है ना। तो ये तो आउटर मोस्ट सेल है, बाह्य कोश है, इलेक्ट्रॉन बाहर से भी अंदर वाली कक्षा में प्रवेश करता है। अब क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो बढ़ेगी भाई। जैसे स्कैंडियम में डी में 1 आएगा, टाइटेनियम में 2 आएंगे, वेनेडियम में डी में 3 आएंगे, क्रोमियम में 5 आएंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण लगेगा इन अंदर के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, है ना भाई। ये इलेक्ट्रॉन तो यही आ रहे हैं ना भाई, प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में बढ़ रही है ना। पर इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में नहीं बढ़कर कौन सी कक्षा में बढ़ रहे हैं, अंदर वाली कक्षा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि ns में बढ़ने के बाद में n-1 यानी अंदर वाली कक्षा में आते हैं इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते जाएंगे तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर प्रतिकर्षण बढ़ेगा। इस प्रतिकर्षण को ही हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, है ना। तो
अब दो कारक हो गए, एक कारक तो परमाणु के आकार को कम करने का प्रयत्न कर रहा है और दूसरा कारक होता है वो इसके आकार को वापस बढ़ाने का कार्य करेगा। अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षण करेंगे तो ये इसके आकार को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। ये दोनों प्रभाव परिमाण में बराबर है ना और दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये दोनों प्रभाव होते हैं ना वो परिमाण में लगभग बराबर, एग्जैक्ट बराबर की बात नहीं कर रहा मैं, लगभग बराबर, परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। भाई एक प्रभाव तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉनों को दूर करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं जिससे इनका आकार लगभग बराबर होता है। तो डी ब्लॉक के तत्व जो एक ही आवर्त के होते हैं, जैसे ये तत्व है तो इनका आकार लगभग बराबर ही रहेगा, ये तत्व है तो इनका आकार लगभग बराबर रहेगा, इनका आकार लगभग बराबर रहेगा। ठीक है ना। 3D श्रेणी के तत्वों का आकार बराबर रहेगा, 4D श्रेणी के तत्वों का आकार बराबर रहेगा, 5D श्रेणी के तत्वों का आकार बराबर रहेगा। आकार में थोड़ी बहुत भिन्नता होती है, वो इन दोनों प्रभावों के अंदर थोड़ा बहुत कोई अंतर हो जाए, कभी ये ज्यादा हो जाए कभी थोड़ा सा परिवर्तन होगा, है ना। तो अगर हम 3D श्रेणी, केवल 3D श्रेणी पर विचार करेंगे, है ना, तो 3D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं? स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। यहां से अच्छी तरह से ध्यान देना। अगर हम देखें तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक, अगर प्रायोगिक रूप से हम देखेंगे तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक जेड इफेक्ट, स्कैंडियम से मैग्नीज तक जेड इफेक्ट ज्यादा होता है शिल्डिंग इफेक्ट से, यानी नाभिक की आवेश ज्यादा होगा परिरक्षण प्रभाव से। अब नाभिक का आवेशकर्षण ज्यादा होगा तो परमाणु आकार में क्या आएगी? कमी आएगी, है ना, नाभिक का आकार। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक आकार कम होता है, आकार घटता है, आकार घटता है। क्यों घटता है? प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा और परिरक्षण प्रभाव कम रहेगा, यानी नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता बढ़ेगी। यहां पर इनकी बात करें तो यहां पर जेड इफेक्ट और शेल्डिंग इफेक्ट लगभग क्या पूर्ण रूप से ही बराबर हो जाते हैं, इसलिए इन तीनों तत्वों का आकार बराबर होता है, आकार बराबर, इनका आकार बराबर होता है। शेल्डिंग इफेक्ट और जो जेड इफेक्ट है दोनों बराबर होते हैं। यहां पर अगर हम देखेंगे तो जेड इफेक्ट से ज्यादा होगा शेल्डिंग इफेक्ट, है ना, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो जाएगा नाभिक के आकर्षण से, तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है ना। ये 3D श्रेणी के लिए याद रखना है। स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक आकार घटेगा, फिर आकार स्थिर हो जाएगा और फिर आकार बढ़ता है। अब याद रखने वाली बात क्या है ना, डी ब्लॉक के तत्वों में, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट देते हैं। डी ब्लॉक तत्वों में, डी ब्लॉक तत्वों में सबसे छोटा आकार, सबसे छोटा आकार, छोटा आकार कह दो या परमाणु त्रिज्या कह दो, क्योंकि परमाणु को हम गोलाकार मानते हैं और गोले की हमेशा त्रिज्या ही ली जाती है, तो सबसे छोटी त्रिज्या होगी उसका आकार भी छोटा होगा ना। तो सबसे छोटा आकार डी ब्लॉक के तत्वों में निकल का होता है। सबसे छोटा आकार डी ब्लॉक के तत्वों में कौन सी धातु का होगा? निकल का। सबसे छोटा आकार डी ब्लॉक के तत्वों में कौन सी धातु का होगा? निकल का होता है। और सबसे बड़ा आकार, सबसे बड़ा आकार, सबसे बड़ा आकार डी ब्लॉक के तत्वों में होता है लैंथेनम का, La, लैंथेनम का, है ना। डी ब्लॉक के तत्वों में सबसे छोटा आकार निकल का होता है और सबसे बड़ा आकार लैंथेनम का होता है। डी ब्लॉक के तत्वों में सबसे छोटा आकार कौन किसका? सबसे छोटा आकार होता है निकल का और सबसे बड़ा आकार होता है लैंथेनम का। डी ब्लॉक के तत्वों में सबसे छोटा आकार निकल का और सबसे बड़ा आकार होता है लैंथेनम का। ठीक है। अगर हम बात करें
इनको नोट करते रहना भाई। वीडियो को पॉज करो, रोको वीडियो को, नोट्स लिखो, है ना। वैसे नोट्स के पीडीएफ में आपके पास भेज भी दूंगा। अब देखो ये 3D श्रेणी है, इसके नीचे 4D श्रेणी आती है, फिर 5D श्रेणी आती है। जैसे 3D श्रेणी में हम बात करें स्कैंडियम, और यहां पे बात करें इट्रियम, फिर बात करें लैंथेनम, है ना। ये 3D श्रेणी में, ये 4D श्रेणी में, ये 5D श्रेणी में। तो एक ही श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है ना, एक ही। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं मिलेगा हमें। यहाँ इनके लिए तो सत्य हो जाएगा भाई, स्कैंडियम से बड़ा क्या होगा, इट्रियम, इट्रियम से बड़ा क्या होगा, लैंथेनम। यहाँ कोई अपवाद नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन जैसे ही हम टाइटेनियम की बात करेंगे, जर्कोनियम की बात करेंगे और HF की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर टाइटेनियम से बड़ा आकार, स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम आता है ना, तो टाइटेनियम से बड़ा आकार किसका होगा, जर्कोनियम का, है ना। और जर्कोनियम से बड़ा किसका होना चाहिए, HF का। लेकिन ऐसा नहीं होता है, HF का आकार बड़ा नहीं होता है, ये लगभग दोनों बराबर ही होते हैं। ऐसा क्यों, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। स्कैंडियम से बड़ा होगा इट्रियम, इट्रियम से बड़ा होगा लैंथेनम, है ना। लेकिन टाइटेनियम से बड़ा है जर्कोनियम, जर्कोनियम से बड़ा नहीं है HF। तो इसका कारण है यहाँ ये 57 पे आता है और ये 72 पे आता है। यहाँ पे बीच में 14 तत्व और रह जाते हैं F ब्लॉक के। F ब्लॉक के बीच में 14 तत्व आ जाएंगे और उन F ब्लॉक के तत्वों के कारण एक संकोचन होता है जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे, लैंथेनॉइड संकोचन। ये लैंथेनॉइड तत्व आते हैं, लैंथेनम के बाद में लैंथेनॉइड तत्व आते हैं और उन लैंथेनॉइड तत्वों के कारण लैंथेनॉइड संकुचन होता है और इसी संकुचन के कारण इसका आकार इतना छोटा हो जाता है कि वो लगभग जर्कोनियम के बराबर ही होता है। यानी टाइटेनियम की ही बात नहीं, आगे वेनेडियम, नियोबियम और TA इनकी बात करें तो भी वेनेडियम से बड़ा Nb होगा, Nb और ये बराबर होंगे, है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि 3D से बड़ा होगा 4D और 4D व 5D लगभग बराबर होते हैं, है ना। केवल इसको छोड़कर, इस फर्स्ट वाले वर्ग को छोड़कर, यहाँ स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम, इट्रियम से बड़ा लैंथेनम, क्योंकि लैंथेनम के बाद में आते हैं ना ये 14 तत्व, तो यहाँ तो आकार में क्रमिक रूप से वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ पर आकार में थर्ड से बड़ा फोर्थ, लेकिन फोर्थ से बड़ा नहीं होगा ये 5th D ब्लॉक के तत्व, है ना। तो ये हमें मोस्टली याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3D व 4D तत्वों का आकार लगभग बराबर ही होता है, क्यों? तो आपको बताना है लैंथेनॉइड संकोचन, लैंथेनॉइड संकोचन के कारण इनका आकार लगभग बराबर ही होता है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, जिससे कि नए आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।